बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम एम्पिरिकल रूल्स को हमने डिस्कस किया कि जब आपके पास कोई डेटा है और उसका जो है जब हमने उसको ड्रा किया तो जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर वो यानी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, उसमें फिर क्या होगा कि जब कोई डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा तो उसमें एम्पिरिकल रूल हमें कहता है कि जी आपका जो फर्स्ट प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन में डेटा होगा वो आपका अराउंड अराउंड कितना होगा 68% और इसी तरह 95% और जो आपका 99.97% है वो डेटा आपका थर्ड प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन में लाई करेगा। तो ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्किवनेस। तो स्किवनेस को डिस्कस करना है हमने। स्किवनेस आपके पास क्या है? बेसिकली इट इज अ departure from a symmetry in the normal distribution, यानी when the frequency distribution is asymmetrical, यानी सिमेट्रिकल नहीं है बल्कि asymmetrical है, तो डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज स्किव्ड। द डेटा may be skewed to the left or right. In a normal distribution, curve skewness is zero, यानी the normal distribution curve जो skewness है वो उसका जीरो है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल है और जब नॉर्मल होता है तो मीन के लेफ्ट साइड पे और मीन के राइट साइड पे आपके पास जो कर्व हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। तो ये बेसिकली स्केवनेस जो है वो किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर वो ये शो करता है कि जो डेटा है वो क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं पे एक साइड पे ज़्यादा स्केव्ड का मतलब ये है कि कोई डेटा जो है वो कहीं ज़्यादा जो है किसी साइड पे ज़्यादा आ रहा है या किसी साइड पे कम आ रहा है, या सेंट्रल मीन वैल्यू जो है सेंट्रल वैल्यू से उसका जो डिस्टेंस है बाकी ऑब्जर्वेशंस का वो कम है या ज़्यादा है। तो यानी किसी साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन का झुकाव जो है वो बेसिकली उसको स्केवनेस से शो कर रहा है। तो यानी द डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री इज कॉल्ड स्केवनेस। तो अब द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व स्केवनेस इज जीरो। In a skewed curve, mean, median, mode do not fall in the middle of the normal distribution curve and the skewness is called negative or positive respectively. इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है बल्कि स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर आपका मीन मीडियन मॉड जो है वो मिडल में नहीं होंगे। कि मीन मीडियन मोड तो आपको क्या बताता है? सेंट्रल पोजीशन बताता है, सेंट्रल पॉइंट बताता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि मीन मीडियन मोड एग्जैक्टली सेम होते हैं, यानी उसका सेंट्रल पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्टली अपनी जगह पे है। लेकिन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हट के आपके पास अगर कोई कर्व आ रहा है तो हम देखते हैं कि क्या ये कर्व जो है पॉजिटिव है या ये कर्व जो है वो नेगेटिव है। अब आगे चल के हम देख रहे हैं टाइप ऑफ स्क्यूनेस। तो पॉजिटिव स्क्यूनेस आपके पास इन अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन जो है वो ग्रेटर होगा मीडियन से और मीडियन ग्रेटर होगा मॉड से। इस क्योंकि ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस इंडिकेट दैट द मीन इज मोर इन्फ्लुएंस्ड देन द मीडियन एंड मोड बाय द फ्यू एक्सट्रीम हाईली वैल्यू, और positively skewed distribution have a positive value because mean is greater than mod. इसी तरह नेगेटिवली स्क्यूनेस का मतलब क्या है कि नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होगा वो लेस होगा मीडियन से और मीडियन जो है वो लेस होगा मॉड से। नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हैव द नेगेटिव वैल्यू बिकॉज मीन इज लेस देन। अब ये देखें आपके पास ये दो डिफरेंट स्केचेस हैं, ये दो डिफरेंट आपके पास जो है वो कर्व हैं या डिस्ट्रीब्यूशन है। एक आपके पास
पॉजिटिवली स्किव्ड है और दूसरा आपके पास नेगेटिवली स्किव्ड है। तो जो नेगेटिवली है वो लेफ्ट साइड पे आपके पास जो लॉन्गर टेल है वो आपके लेफ्ट साइड पे है, और यहाँ पे देखें जो पॉजिटिव स्किवनेस है, पॉजिटिव स्किव्ड है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखेंगे तो जो आपका ये लॉन्गर टेल है ये राइट साइड पे, तो जब लॉन्गर टेल राइट साइड पे तो पॉजिटिव, और जब आपका लॉन्गर टेल नेगेटिव साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। कर्टोसिस, व्हाट इज कर्टोसिस? तो जैसे हमने कहा था कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आपके पास जो पैरामीटर्स हैं वो वही दो हैं। एक आपके पास मीन है, यानी मीन भी आपके पास क्या है, कैसा पैरामीटर है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कर रहा होता है, और दूसरा आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन है। स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो ये दो आपके पास पैरामीटर्स हैं। अब स्टैंडर्ड डिविएशंस के अकॉर्डिंग हमने जो आपका हमने अभी रूल पढ़ा, एम्पिरिकल रूल, उसमें हमने क्या किया, यानी मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविएशंस के अकॉर्डिंग हमने डेटा देखा। अब अगर तो हम देख रहे हैं कि जो पिगनेस है किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको हमने देखना है। तो कर्टोसिस बेसिकली क्या है, द रिलेटिव फ्लैटनेस और पिगनेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व इज टर्म एज कर्टोसिस। तो अकॉर्डिंग टू द कर्टोसिस द फ्रीक्वेंसी कर्व कैन बी, अब इसमें क्या है आपके पास कि अगर तो नॉर्मल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसे हम कर्टोसिस में कहेंगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये मेसोकर्टिक है, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम मेसोकर्टिक कर्व कहते हैं, ठीक है। और मेसोकर्टिक कर्व, द नॉर्मल बेल शेप्ड कर्व इज कॉल्ड मेसोकर्टिक कर्व, ठीक है। तो ये मेसोकर्टिक कर्व होगा, जनरल फॉर्म ऑफ कर्टोसिस है। और अगर हमने क्या किया जी, हमारे पास नॉर्मल से बिलो है तो प्लेटिकर्टिक कर्व होगा, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को तो हमने मेसोकर्टिक कर्व कहा। प्लेटिकर्टिक कर्व हम क्या कर रहे हैं, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से दूसरे इस कर्व की जो थिकनेस या फ्लैटनेस है वो कम है बनाए निस्बत इसके, यानी थिकनेस कम है और फ्लैटनेस ज़्यादा है, तो हम कह रहे हैं कि जी ये प्लेटिकर्टिक है, ये प्लेटिकर्टिक कर्व है। प्लेटिकर्टिक कर्व में क्या है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज फ्लैटर देन द नॉर्मल बेल शेप्ड कर्व, तो वो आपका प्लेटिकर्टिक होगा। और इसी तरह अगर आपके पास नॉर्मल से मेसोकर्टिक कर्व से किसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो थिकनेस है वो ज़्यादा है मेसोकर्टिक से, तो हम कहेंगे कि ये लेप्टोकर्टिक कर्व है। अब लेप्टोकर्टिक कर्व आपके पास व्हेन द कर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज मोर थिक देन द नॉर्मल बेल शेप्ड कर्व, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपके पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसे मेसोकर्टिक करेंगे, उससे अबव है तो लेप्टो और उससे बिलो है तो प्लेटी। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और इंतहा इम्पोर्टेंट है। इसकी एप्लीकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एप्लीकेशन वाइज आप इसके सिग्निफिकेंस को देखेंगे तो ये जो आपके पास जी स्कोर है जिसे हमने बेसिकली ये देखना है कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है यानी प्रोबेबिलिटी का, उस पे यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जी की वैल्यू हमने निकालनी है। तो बेसिकली जी आपके पास क्या है, अ रैंडम वेरिएबल दैट हैज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन ऑफ 0 एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1 is said to have a standard normal probability distribution, यानी वो एक ऐसा वेरिएबल जिसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो और जिसका मीन जो है वो 0 हो, यानी एक ऐसा वेरिएबल जिसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल होगा और उसका मीन जो है वो 0 हो और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 हो, तो हम उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, यानी उस वेरिएबल को। अब वेरिएबल क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ
स्टूडेंट, वेट ऑफ स्टूडेंट, ब्लड प्रेशर ऑफ स्टूडेंट, यूरिक एसिड लेवल, शुगर लेवल, ये सारे आपके पास वेरिएबल है। तो वो रैंडम वेरिएबल जिसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो और मीन उसका 0 हो और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 हो तो हम उसे स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। The letter Z is commonly used to designate this normal random variable। तो Z आपके पास क्या है, वो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, जिसको हमने कैलकुलेट करना है। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अ Z स्कोर या द Z स्टैंडर्ड या द स्टैंडर्ड स्कोर इज Z इज इक्वल टू मीन माइनस मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा, यानी x आपके पास सैंपल का मीन है और म्यू जो है वो पॉपुलेशन का मीन है, डिवाइडेड बाय आपके पास सिग्मा जो कि स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो ये आपका सैंपल का मीन है, ये आपका पॉपुलेशन का मीन है, ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है। इससे हमें जी स्कोर का पता चलेगा। अब देखिएगा नेक्स्ट में द वेरिएबल इन द जी स्कोर फार्मूला, यानी जी आपके पास जी स्कोर को डिफाइन करेगा, एक्स रॉ स्कोर या ऑब्जर्वेशन टू बी स्टैंडर्डाइज, ये उसी मीन सैंपल का है, ये आपके पास मीन ऑफ द पॉपुलेशन और ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो अब एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल आपके पास बड़े मजे के अब एग्जाम्पल आ रहे हैं जिसमें हमने क्या करना है, जिसमें हमने ये देखना है, ये देखें आपके पास suppose that the patient height follow a normal distribution with a mean of 72 and standard deviation of 8 beats per minute। तो find the probability, ठीक है, if a heart rate is greater than 80 है और यानी probability of x जो है वो greater than 80 है, heart beats जो है वो 80 है, हार्ट बीट्स जो है यानी हार्ट रेट या हार्ट रेट इज ग्रेटर देन 80। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ये देखें, आपके पास P जो कि प्रोबेबिलिटी है, X आपके पास वो रॉ स्कोर है ग्रेटर देन 80 जो कि हमने ज्यूम किया है। तो Z को कैलकुलेट करना है, तो Z को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, Z को हम कैलकुलेट करेंगे बाय दिस फार्मूला, X माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। x आपके पास 80 है, म्यू आपके पास 72 है, यहाँ पे देखें, और सिग्मा आपके पास 8 है। तो 8 आपके पास सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन और 72 आपके पास क्या है, मीन है, और x आपके पास वो रॉ डेटा है। हम क्या कर रहे हैं जी, 80 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 8, z इज इक्वल टू 8 ओवर 8 विच इज इक्वल टू z की वैल्यू 1 आ गई। जब z की वैल्यू 1 आ गई तो हमने कहा कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ z जो है वो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि लास्ट टाइम ये देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन 80 है, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z जो है वो ग्रेटर देन 1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि टोटल आपके पास कितना होता है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है, किसी भी इवेंट के होने की चांसेस जो है वो कितने हो सकते हैं, 1 या 1 हो जाएंगे। अगर किसी इवेंट के होने के जो चांसेस है वो 1 है तो दूसरे इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं, 0। और इसी तरह अगर किसी यानी 2 इवेंट हैं और दोनों इवेंट में से मैं अगर कहूँ कि इन दोनों के इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो 0.05 है, यानी टोटल आपका जो होता है वो 1 आपका 100% शो होता है। तो 100 अगर है तो 1 में से ये जो कुछ है इसको हमने माइनस करना है। तो प्रोबेबिलिटी जो है z की अब लेस देन 1 आ गई, पहले z ग्रेटर देन 1 थी क्योंकि हम टोटल में से माइनस कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1 की वैल्यू हमारे पास आप देखेंगे किसके ऊपर, टेबल के ऊपर। तो टेबल में आपके पास ये 0.8413 की वैल्यू जो है वो z की टेबल आप बुक में देखिएगा या टेबल में देखिएगा z की कैलकुलेटेड वैल्यू, तो वो आपके पास 0.8413 है जो कि टेबुलेटेड वैल्यू है। हमने इससे माइनस किया तो p की यानी प्रोबेबिलिटी क्या है, z ग्रेटर देन 1 की वैल्यू जो है वो 0.1584 आ गई। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1 की वैल्यू 0.1587।
तो ये हमने कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है यही आपके पास क्या है, इसके चांसेस हैं ये, यानी ये इसमें आपके पास 0.15, ये आपका कितना हुआ, ये आपका 15% चांसेस हुए, आपके 15% चांसेस हुए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में कि हर्ट रेट इज लेसर देन 90 और पी की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 90 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जब लेस देन 90 है तो इसके लिए अगेन हमारे पास जो डेटा है कि एक्स की वैल्यू जो कि 90 है और मीन तो हमारे पास 72 है और सिग्मा जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन वो आपके पास 8 है। तो जब हम फार्मूले में इसको पुट करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो फार्मूला है z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इस केस में जब हमने 90 माइनस 72 की वैल्यू लगाई डिवाइडेड बाय 8 की वैल्यू लगाई तो 18/8 आया, जिसको डिवाइड करके हमारे पास z की वैल्यू आ गई 2.25। अब हम देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z जब लेस देन आपके पास 2.25 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z जब लेस देन 2.25 है, क्योंकि हमारे पास x लेस देन 90 है, तो उस केस में आपके पास 0.9878 आई। ये अगेन कैसे आई, क्योंकि हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, यानी टोटल में से कितना माइनस, तो इसकी वैल्यू 2.25 की वैल्यू जब उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल की वैल्यू आ गई जो कि 0.987 है। लास्ट टाइम जैसे हमने किया है इसको, यानी 1 माइनस करेंगे इसको। तो इस तरह करने के बाद हमारे पास जो ओवरऑल एरिया आया, टोटल एरिया वो 0.98, इसका मतलब है 98% हमारे पास जो चांसेस हैं, यानी द हर्ट रेट इज लेसर देन 90। तो 95%, 98% वी हैव कॉन्फिडेंट कि 98% चांसेस जो है कि आपका जो हर्ट रेट है वो लेस देन 90 है। तो ये आपके पास सारा एरिया यहाँ पे आ गया, ये हमने इसको शेडेड किया। अब देखिएगा लास्ट में कि हर्ट रेट आपके पास क्या है, अब इज बिटवीन 75 से 95 और पी की वैल्यू हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 75 से 95 के बीच में वैल्यू। तो अब जी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है दोनों केसेस के लिए। तो दोनों केसेस के लिए जब हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे z की वैल्यू आपके पास 0.37 और यहाँ पे z की वैल्यू 2.87। हमने कुछ नहीं किया, बस हमने x और x1 और x2 की वैल्यू को डिफरेंट वैल्यूज के साथ हमने, यानी x1 की वैल्यूज यहाँ पे लगाई है और x2 की वैल्यू यहाँ पे लगाई है, जो कि z2 के लिए है और यहाँ पे ये z1 के लिए है। तो z1 के लिए x1 और z2 के लिए x2 की वैल्यू, बाकी सारी वैल्यू सेम है, एक ही फार्मूला है। एंड पे आपके पास z1 की वैल्यू 0.37 और z2 की वैल्यू 2.87। अब हम आगे चल के देख रहे हैं, अब हम देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी 0.37 ये किसकी वैल्यू थी, x1 की, और z जो है वो लेस देन है किस, 2.87 जो कि x2 की वैल्यू है। तो हमने x1 की और x2 की वैल्यू लगाई और z जो है इसके अंदर आपकी वैल्यूज को लेके चल रहा है, तो वो प्रोबेबिलिटी जो है, अब दोबारा हमने क्या किया, ये देखें कि z की वैल्यू जो है आपके पास, z की वैल्यू 2.87 माइनस यानी टोटल में से हम माइनस कर रहे हैं, इसमें और इसमें से माइनस कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हमने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आई, यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आई वो 0.3538 आई। ये टेबल में आप देखिएगा कि 0.37 की और 2.87 की वैल्यू क्या है, तो 0.3535, इसका मतलब है कि 35% चांसेस है, 35% चांसेस है कि आपका जो जी स्कोर है वो आपका 75 से 95 के बीच में आए, जो हार्ट बीट है। तो ये थी हमारी डिस्कशन अपनी स्कोर के हवाले से या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, और नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह नया जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का उसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।